हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा और आइए आज हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, संधि हमारी 4th कक्षा से शुरू हो जाती है, 4थी कक्षा से शुरू हो जाती है और हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर संधि आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको संधि की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि आप जीवन भर संधि को नहीं भूलोगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं संधि। तो मेरा पहला प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे मुख्य प्रश्न ये होता है कि उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। दो वर्णों के मिलने से, दो वर्णों का जो मेल होता है ना, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो चेंज आता है, जो विकार आता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इस परिभाषा को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन नहीं हुआ तो वह संधि नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं, ये देखो, षट जमा कर्म। ठीक है, अब इसको हम सीधा ये लिख देते हैं, षट कर्म, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये संधि नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन तो आया ही नहीं। हाँ, परिवर्तन है, जैसे देव जमा इंद्र, इसको मैं आपको बताऊं तो वम अ है और यहाँ पर ई है और अ और ई मिलकर के ए बन जाता है, ये बन जाता है देवेंद्र। ठीक है, ये बन जाता है देवेंद्र। इसको संधि मान सकते हैं। यह संयोग है, इसको संयोग कहते हैं। जहाँ परिवर्तन नहीं होता ना, वह संयोग कहलाता है, और जहाँ परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, ये नियम है इसका। तो संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो चेंज आता है, जो विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं। एक तो होता है स्वर संधि, पहला। दूसरा होता है व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो विसर्ग संधि होता है। ये होता है दोस्तों। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे केवल स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और विसर्ग की अलग बनाऊंगा। आज आप स्वर संधि को बड़े ध्यान से देखें, मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल मेरी गारंटी है कि इसको शुरू से और अंत तक आप देख लेंगे तो संधि में आप कभी भी त्रुटियां नहीं करेंगे, कभी गलतियां नहीं करेंगे। आइए, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं। अब ये तो संधि की परिभाषा थी, स्वर संधि की परिभाषा क्या है, स्वर संधि किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार आता है। देखो, वर्ण में तो स्वर व्यंजन कोई भी हो सकते हैं, पर स्वर में दोनों तरफ स्वर होने जरूरी है। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो चेंज आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, ध्यान से देखें। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है यण संधि। ठीक है, चौथा होता है वृद्धि संधि और 5वां होता है अयादि संधि। ये दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, अब इनको पांचों को बड़े इत्मीनान से देखें, बड़े ध्यान से देखें। एक एक की अलग अलग पहचान होती है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं। देखो, दीर्घ संधि में क्या होता है, ये प्लस से पहले, जमा से पहले यदि यहां पर अ है, ठीक है,
तो यहाँ भी अ ही आपको मिलेगा। यहाँ ई है तो यहाँ भी आपको ई मिलेगा। यहाँ ऊ है तो दूसरी साइड भी आपको ऊ मिलेगा। और यदि यहाँ पर री है तो दूसरी तरफ भी आपको री ही मिलेगा। दीर्घ संधि का सबसे आसान और सबसे सरल फॉर्मूला है, जब दोनों तरफ इक्वल स्वर होते हैं, माने समान जब दोनों तरफ स्वर होते हैं तो वह दीर्घ संधि होती है और कोई भी संधि नहीं हो सकती। दीर्घ संधि में यहाँ भी आपको अ मिलेगा तो दूसरी तरफ भी अ मिलेगा। अब एक बात और आपको यहाँ विशेष रूप से बता दूं कि छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पर तो अ है और दूसरी तरफ आ है, अब अ का बड़ा रूप आ होता है। यहाँ छोटी ई है और दूसरी तरफ बड़ी ई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब होना चाहिए ऊ जो स्वर पहले है प्लस से पहले है वही सेम स्वर बाद में होना चाहिए, इक्वल स्वर बाद में होना चाहिए। छोटा बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों तरफ बड़े हों तो भी वही बात है, दोनों तरफ छोटे हों तो भी वही बात है, और दोनों एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा हो तो भी वही बात है। हाँ, इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा बड़ा बनेगा। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। अ जमा अ मिलकर के आ बनेगा और अ जमा आ मिलकर भी आ ही बनेगा और आ जमा आ मिलकर भी आ ही बनेगा। अब ई जमा ई मिलकर के दीर्घ ई बनेगा। ह्रस्व जो ई मिलेगी दोनों साइड तो दीर्घ ई बनेगा, ठीक है। ऊ जमा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा और री जमा री मिलकर के बड़ी री मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मुख्य बात यह है दीर्घ संधि में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप ये देख लें कि प्लस से पहले जो स्वर है तो क्या प्लस के बाद भी वही सेम स्वर है। यदि वह आ रहा है, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पक्का दीर्घ संधि होती है और कोई संधि हो नहीं सकती। जैसे कवि जमा इंद्र, ये है। अब आप एक चीज़ देखें कि यहाँ आपको पहला और ये प्लस से बिल्कुल पहला और प्लस के बिल्कुल बाद ये आपको देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई है, ह्रस्व ई है और यहाँ भी ह्रस्व ई है, तो ये जो बन जाएगी दीर्घ ई बन जाएगी। जब कविंद्र लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा, कविंद्र बन जाएगा, ठीक है। जैसे विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, ये होता है। अब आप देखो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है। मैंने बताया था आपको बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ ई हो और यहाँ अ हो तो फर्क पड़ेगा, भिन्न स्वर होने से फर्क पड़ेगा, सेम स्वर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत आवश्यक है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। विद्या जमा आलय, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो क्या बनेगा, हमेशा बड़ा ही बनेगा। यहाँ बड़ा है तो बड़ा ही बनेगा, छोटा होता तो भी बड़ा ही बनता, विद्यालय, ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे रवि जमा इंद्र, अब देखो यहाँ छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है तो बड़ी बन जाएगी। इसमें हम बहुत ही मिस्टेक करते हैं, रविंद्र लिखने में हम छोटी लगा देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है, ये बड़ी ई आएगी। जैसे भानु जमा उदय, अब देखो यहाँ तो बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ छोटे होते तो भी वही बात है, एक बड़ा छोटा है तो भी वही बात है, दोनों बड़े होते तो भी वही बात है। अब ये बनेगा बड़ा हमेशा, इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा दीर्घ संधि का वो बड़ा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भानुदय, ये बन जाएगा, ठीक है। एक री वाला एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे पितृ जमा ऋणम, ये होता है। अब आप एक चीज देखो, यहां भी री है और यहां भी री है, जब दोनों तरफ री होती है तो दीर्घ री बन जाएगी, और जब दीर्घ री हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये तो छोटी री है और इसको एक बार और ऐसे घुमाएंगे तो बनेगी बड़ी री, पितृणम बन जाएगा, ठीक है। मातृ जमा ऋणम, मातृणम बन जाएगा। इस प्रकार से इसको करना है।
ये थी हमारी दीर्घ संधि। इससे बाहर आपको संधि नहीं मिलेगी। दीर्घ का बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जब दोनों तरफ इक्वल स्वर होते हैं तो वह दीर्घ संधि होती है, ठीक है, और कोई नहीं हो सकती। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, ऐसे ऐसे इसको करना है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये दीर्घ हो गई, तो अब अगली संधि जो देखो वह है गुण संधि। ठीक है, बड़े ध्यान से एकाग्र चित्त करके मेरे साथ बैठे रहें, इसको सुनते रहें और देखते रहें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब अगली जो संधि है वह संधि है गुण संधि। ठीक है, गुण। अब दीर्घ का मैंने आपको बता दिया, गुण संधि में क्या होता है इसका भी फॉर्मूला है। हर संधि की पहचान है, देखने में हमें बहुत बार एक जैसी सी लगती है, परंतु इनमें काफ़ी भिन्नता है, काफ़ी अंतर है। अब गुण संधि में देखो आप, गुण संधि में क्या होता है, आपको प्लस से पहले अ मिलेगा। यदि प्लस से पहले अ ना हो तो वो गुण संधि नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। हाँ, आ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, अ और आ इन दोनों में से आपको एक मिलेगा पक्का। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे उसमें कवि जमा इंद्र कविंद्र था या रवि जमा इंद्र रविंद्र था, उसमें ऐसा होता था, परंतु इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें आपको प्लस से पहले अ या आ ही मिलेगा, और इसके बाद यदि ई हो और अ के बाद यदि ऊ हो और अ के बाद यदि री हो। ठीक है, ये आपको याद रखना। अ के बाद ई हो तो ये बन जाएगा ए, और अ के बाद ऊ हो तो बन जाएगा ओ, और अ के बाद री हो तो बन जाएगा अर। ये फॉर्मूला है, इससे बाहर आपकी ये गुण संधि नहीं जा सकती। ठीक है, हाँ एक बार इसमें कई बार ये पूछ लेता अ जमा री, ये अल बन जाता है। ठीक है, ये भी हो जाता है कई बार। वैसे इसके उदाहरण बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, पर फिर भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, ली भी स्वर होता है संस्कृत में। अ जमा ई ए होता है, अ जमा ऊ ओ हो जाता है, अ जमा री अर। आपका इन तीनों से काम चल जाएगा। फिर भी अ जमा री, ये बिल्कुल डेप्थ जाने के लिए अ जमा री अल बन जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो आपने एक चीज़ विशेष रूप से नोट की कि प्लस से पहले आपको अ ही मिलेगा। प्लस से पहले आपको अ मिले और बाद में भिन्न स्वर मिले तो क्या रहेगी, गुण संधि रहेगी, पक्की बात है। आप देखो, जैसे इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे रमा जमा ईश, ये यहाँ अ है और यहाँ ई है, और अ जमा ई मिलकर के ए बनता है। यहाँ बड़ी ई है छोटी ई है कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर छोटा अ है या बड़ा अ है कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए अ और इधर ई होनी चाहिए। तो अ जमा ई मिलकर के, ऐसा नहीं कि यहाँ बड़ी है तो यहाँ पर आई बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये गलती मत कर देना। ठीक है, रमा जमा ईश बनेगा रमेश, ये बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य जमा उदय, आपने ये देखना है और ये देखना है। कभी कुछ बच्चे इसको ना समझ बैठे हैं, ये गलतियाँ कई बार बच्चे कर देते हैं गलतियाँ। ऐसा हमने केवल ये देखना, प्लस से जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद। ठीक है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ है, अ और ऊ मिलकर के हमेशा ओ बनता है, तो ये बन जाएगा सूर्योदय। क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। ठीक है, जैसे पुरुष जमा उत्तम, पुरुष जमा उत्तम। ठीक है, अब अ और ऊ मिलकर के तो ओ बनेगा, ये बनेगा पुरुषोत्तम। ये क्या बनेगा, पुरुषोत्तम, ये बन जाएगा। ठीक है, अब अ जमा री अर बनता है। जैसे सप्त जमा ऋषि, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अ त में अ है और इधर री है, अ जमा री मिलकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा अर। तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे,
सप्तर्षि। और मतलब र आधा होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमेशा शिरोरेखा से ऊपर का जो र होता है वो आधा ही होता है, सप्तर्षि बन जाएगा। ठीक है, जैसे महाजमा ऋषि, महाजमा ऋषि, तो ये बन जाएगा महर्षि, ये बनेगा महर्षि, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अजमा ई ए बनेगा, अजमा ऊ मिल करके ओ बनेगा, और अजमा री मिल करके अर बनेगा, और अजमा री मिल करके अल बनेगा। इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे तव जमा लीकार है, ये बन जाएगा तबलकार है। ठीक है, ये बनेगा तवलकार है, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि अजमालरी अल बनता है। ठीक है, तवलकार बन जाएगा। यदि यहाँ पर आ है ना, आजमालरी भी अल ही बनेगा, बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। माला जमालरी कार है, ये बन जाएगा मालाल कार है। ठीक है, मालाल कार है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये थी आपकी गुण संधि। गुण संधि इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, इससे बाहर आपको किसी भी पुस्तक में, किसी भी कक्षा की किसी भी पुस्तक में आपको इससे बाहर गुण संधि नहीं मिलेगी। आपको दीर्घ और गुण में मैंने बता दिया, दीर्घ संधि में दोनों तरफ इक्वल स्वर होते हैं, और गुण संधि में क्या होता है, प्लस से पहले आपको अ या आ ही मिलता है, और इसके बाद यदि ई उ री री हो तो अ जमा ई ए बनता है, अ जमा उ ओ बनता है, अ जमा री अर बनता है, और अ जमा री अल बनता है। ये थी हमारी गुण संधि। अब अगली संधि देखिए, अगली संधि में आपको बता रहा हूं, ये थी हमारी गुण संधि। इसके बाद आप देखो वृद्धि संधि। यण देख लो या वृद्धि देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं आपको वृद्धि बता देता हूं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या करना है आपको, वृद्धि संधि और गुण संधि दोनों सिस्टर्स हैं। अब सिस्टर्स हैं तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन बात तो जरूर मिलेगी, तभी तो सिस्टर्स हैं, तभी तो बहनें हैं। अब देखो वृद्धि संधि में आपको क्या पहचान है, इसमें भी प्लस से पहले आपको अ ही मिलेगा। कमाल की बात तो ये है, इसमें भी अ मिलेगा, और गुण संधि में भी प्लस से पहले अ, और इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब इनमें भिन्नता क्या है, जब यहाँ भी अ है और उसमें भी अ था, तो हमें पता कैसे लगेगा ये वृद्धि है या गुण है। ठीक है, अब देखो यहाँ गुण का जो रिजल्ट आता है ना, वो वृद्धि में प्लस के बाद आ जाता है, इस जमा के बाद आ जाता है। और गुण का रिजल्ट साइड में लिख लो याद रखने के लिए। गुण का रिजल्ट अ जमा ई ए बना था, अ जमा उ ओ बना था, और अ जमा री अर बना था, और अ जमा री अल बना था। ये इसका रिजल्ट आया था गुण का। तो जो गुण का रिजल्ट है, जो गुण का परिणाम निकला था, वो वृद्धि संधि में प्लस के बाद आ जाता है, और प्लस के बाद भी सारे नहीं आते। अ जमा ए आ जाता है और अ जमा ओ आ जाता है, ये बस ये दो ही आते हैं। ठीक है, अ जमा ये अर नहीं आपको मिलेगा और अल भी नहीं मिलेगा, इन दोनों का ही इसमें काम है वृद्धि संधि में। तो अ जमा ए जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम अ जमा ए आई बनेगा। ठीक है, और अ जमा ओ जो है वो औ बनेगा। अ जमा ए आई बनेगा, अ जमा ओ औ बनेगा। आपको ये याद रखना है, आई और औ ये दो ही इसमें बनेंगे। ठीक है, आई का मतलब दो मात्राएं होती हैं, औ का मतलब भी दो मात्राएं। वृद्धि संधि में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, माने बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहां अ आ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां ए आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए ये, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे सदा जमा एव, ये है। अब यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है, और मैंने आपको बताया था अ के बाद या आ के बाद जब ए होता है तो वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, आई का मतलब दो मात्राएं हैं, सदैव बन जाएगा, अ जमा ए आई बन जाएगा सदैव। ठीक है, ये बन जाएगा।
जैसे तत्र जमा एव, तो क्या बनेगा, तत्रैव बन जाएगा। ठीक है, तत्रैव बन जाएगा। जैसे जल जमा ओघ, ठीक है, अब ये अ है और ये ओ है, अ जमा ओ मिलकर के औ बन जाता है, तो जलोघ बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, महाजमा औषधि, महाजमा औषधि, अब ये यहाँ ओ हो या औ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये महौषधि बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ ओ होता तो भी औ बनता, औ है तो भी औ बनेगा, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, एक चीज और पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी इकट्ठी दो मात्राएं आएंगी, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी इकट्ठी दो मात्राएं आएंगी तो वहां पर वृद्धि संधि ही होगी, और जब एक मात्रा ऊपर आएगी तो वहां पर अधिकतर, सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर अधिकतर गुण संधि मिलेगी। जैसे आपसे कोई पूछ ले एकदम से नरेश शब्द में कौन सी संधि है, तो आप देखो नरेश कैसे लिखा जाता है, नरेश लिखा जाता है ऐसे, ये, तो यहां पर एक मात्रा मतलब गुण संधि, और जहां दो मात्राएं हैं वहां पर वृद्धि संधि। मैंने आपको बताया था वृद्धि और गुण दोनों बहने हैं, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों अ से स्टार्ट होती हैं, पर अंतर क्या है कि गुण जिसको आ गई उसको वृद्धि अपने आप आ जाएगी, गुण का जो परिणाम निकलता है ए ओ, वो इसमें प्लस के बाद आ जाता है और इसका परिणाम ये निकलता है, ये इनमें भिन्नता है, ऐसा इसमें वृद्धि संधि में होता है। ठीक है, अब अगली संधि आप देखिए, वृद्धि संधि के बाद मैं आपको बता दूं अगली संधि है हमारी यण संधि। ठीक है।